24 मई 1971 दोपहर के ठीक 12:15 दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक फोन की घंटी बजती है। वो एक ऐसा फोन कॉल था जो अगले कुछ घंटों में भारत के लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और खुफिया तंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला था। एक ऐसा कॉल जिसके बाद शुरू होने वाला था रहस्यमयी मौतों का वो सिलसिला जिसके राज आज भी 50 साल बाद भी इतिहास के पन्नों में दफन है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंक से 60 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन यह पैसा सरकार के लिए नहीं था, लोगों की भलाई के लिए नहीं था, बल्कि बैंक के साथ एक बड़ा धोखा था। हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक बैंक डकैती नहीं है। ये कहानी है इंदिरा गांधी के उस दौर की जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में ऐसे कई राज दफन थे जो सत्ता की कुर्सी को हिला सकते थे। जैसे ही कोर्ट में सच बाहर आने वाला था, जांच अधिकारी की मौत हो गई। इसके बाद बैंक से ठगी करने वाले आरोपी को अचानक हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। आखिर वो 60 लाख रुपए किसके लिए थे? जनता की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल कोई सरकारी प्रोजेक्ट में हो रहा था या फिर इंदिरा से इसका कोई कनेक्शन था? नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में आपको कहानी बताएंगे उस काले दौर की जब सरकार का सीक्रेट फंड बिना किसी कागजी कार्रवाई के इधर से उधर किया जाता था। रहस्यमय घोटाले की परतें जब खुली तो खुद देश की न्याय व्यवस्था दंग रह गई। ये कहानी कांग्रेस की सत्ता, सियासत और साजिश के उस सीमा को पार करती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 1971 मई का महीना, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। देश की कमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों में थी। दिल्ली के पॉश इलाके पार्लियामेंट स्ट्रीट पर सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था, लेकिन तभी देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में एक फोन की घंटी बजती है। बैंक के चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज गूंजती है, मैं पीएन हक्सर बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। मल्होत्रा सावधान हो जाते हैं। हक्सर की आवाज आगे कहती है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गोपनीय मिशन चल रहा है। बांग्लादेश की मदद के लिए तुरंत 60 लाख रुपए नकद चाहिए। मल्होत्रा हिचकिचाते हैं, बिना किसी लिखित पर्ची या वाउचर के इतनी बड़ी रकम? तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज बदलती है। इस बार एक महिला की आवाज थी, मल्होत्रा जी, मैं इंदिरा गांधी बोल रही हूँ। ये देश की सुरक्षा का मामला है। जैसा हक्सर साहब कह रहे हैं वैसा तुरंत कीजिए। पैसे सूटकेस में भरकर हमारे कुरियर को सौंप दीजिए, वो आपको कोड वर्ड बताएगा। इसके बाद सीधे मेरे घर आइए, मैं आपको खुद रसीद दूंगी। प्रधानमंत्री का सीधा आदेश। मल्होत्रा के पास सोचने का वक्त नहीं था। वे तुरंत स्ट्रांग रूम में जाते हैं। 100 की नोटों की गड्डियों से बड़े बड़े बक्से भरे जाते हैं। कुल 60 लाख रुपए, जो आज के जमाने में 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मल्होत्रा पैसे अपनी कार की डिग्गी में रखते हैं और बताए गए ठिकाने चर्च रोड की तरफ निकल पड़ते हैं। चर्च रोड पर एक लंबा चौड़ा पारसी लुक वाला आदमी मल्होत्रा का इंतजार कर रहा था। कार रुकती है। वो आदमी मल्होत्रा के पास आता है और धीरे से कोड वर्ड बोलता है। कोड था बांग्लादेश का बाबू। जवाब में मल्होत्रा कहते हैं बार एट लॉ। कोड वर्ड मैच हो चुका था। मल्होत्रा ने नोटों से भरे बक्से उस आदमी की टैक्सी में ट्रांसफर कर दिए। वो आदमी पैसे लेकर गायब हो गया। अब मल्होत्रा का काम था प्रधानमंत्री आवास जाकर अपनी आधिकारिक रसीद लेना। वो सफदरजंग रोड स्थित पीएम आवास पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे पीएन हक्सर के केबिन में जाकर कहते हैं कि सर, मैंने पैसे डिलीवर कर दिए हैं, रसीद दे दीजिए। हक्सर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हक्सर चिल्लाते हैं, कौन से पैसे, कैसा फोन? प्रधानमंत्री ने कोई फोन नहीं किया था। मल्होत्रा हतप्रभ हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि देश के सबसे सुरक्षित बैंक के साथ इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी हो चुकी है। मामला सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कुछ ही घंटों में दिल्ली में एक दोस्त के घर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस आदमी से पूरी रकम से थोड़ा कम पैसा बरामद हुआ, यानी 59 लाख कुछ हजार रुपए। एसबीआई के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी करने वाले शख्स का नाम था रुस्तम सोहराब नागरवाला। नागरवाला कोई आम चोर नहीं था।
वो भारतीय सेना में पूर्व कैप्टन था और खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर चुका था। लेकिन असली तमाशा तो अब शुरू होना था, अदालत के भीतर। आमतौर पर भारत में चोरी के छोटे मामलों की सुनवाई में भी सालों लग जाते हैं, लेकिन नागरवाला के केस में कानून बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ा। नागरवाला ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने अकेले ही इंदिरा गांधी की आवाज निकालकर बैंक को ठगा था। अदालत ने बिना किसी गवाह को बुलाए, बिना किसी गहन जांच के मात्र 10 मिनट के भीतर अपना फैसला सुना दिया। नागरवाला को 4 साल की जेल। देश के कानून विशेषज्ञ हैरान थे कि इतनी जल्दबाजी क्यों? सिस्टम किसी बड़े सच को बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रहा था। जेल जाने के बाद नागरवाला शांत नहीं बैठा। उसने ऊपरी अदालत में दोबारा सुनवाई की अपील की। वो तिहाड़ जेल से अखबारों को चिट्ठियां लिखता था। उसने दावा किया कि मैं अदालत के सामने एक ऐसा सच खोलने जा रहा हूं जो इस देश की सरकार को हिला कर रख देगा। लेकिन वो सच कभी बाहर नहीं आ सका। इस केस की तहकीकात कर रहे दिल्ली पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी एसपी डीके कश्यप, जो नागरवाला और बैंक के असली कनेक्शन को ढूंढ रहे थे, उनकी एक बेहद संदिग्ध सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। विपक्ष शोर मचाता रहा कि मर्डर है, लेकिन फाइल बंद कर दी गई। जैसे ही नागरवाला की दोबारा सुनवाई की तारीख नजदीक आई, तिहाड़ जेल में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे दिल की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मार्च 1972 में अस्पताल के भीतर रहस्यमय तरीके से हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। नागरवाला वो सारे राज हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। 1977 में जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई, इस केस को दोबारा खोला गया। जस्टिस जगन मोहन रेड्डी कमीशन ने इसकी जांच की। कमेटी ने माना कि नागरवाला अकेला नहीं था, बैंक के नियम टूटे थे और जांच को जानबूझकर दबाया गया था। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पात्रा और रशीद किदवई ने अपनी खोजी किताब द स्कैम दैट शुक ए नेशन में इस पूरे स्कैंडल की परतों को गहराई से खंगाला है। दरअसल वो 60 लाख रुपए बैंक का आम पैसा नहीं था। वो इंदिरा गांधी की खुफिया एजेंसी रॉ का वो सीक्रेट फंड था जिसे बांग्लादेश को आजाद कराने के दौरान गुपचुप तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। बैंक के चीफ कैशियर को पहले से ये आदत थी कि जब भी पीएमओ से कोई गुप्त कोडवर्ड आए तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के पैसे दे देने। नागरवाला इसी खुफिया मिशन का एक हिस्सा था। अब नागरवाला ने लालच में आकर सिस्टम को धोखा दिया और फिर सत्ता में बैठे लोग रॉ के बहाने इन फंड्स का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी वजह से अपनी साख बचाने के लिए इस पूरे मामले को आनन फानन में एक साधारण मिमिक्री और चोरी का रूप देकर रफा दफा कर दिया। कैप्टन नागरवाला एक मोहरा था या मास्टरमाइंड? वो पैसा बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के लिए था या किसी राजनीतिक तिजोरी को भरने के लिए? इन सवालों के जवाब उन 2 लाशों के साथ ही जलकर राख हो गए जिन्होंने इस केस की सच्चाई को सबसे करीब से देखा था। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है सीक्रेट फंड्स के नाम पर सरकार उन पैसों का क्या इस्तेमाल कर रही थी? आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहे हो, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताइए जरूर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।